दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो बहुत ही कमाल का हत्यारा है। वो ना तो किसी पर विश्वास करता और हर किसी को धोखा भी दे देता है। उसकी एक खास बात है, वो बातें कम, अपना दिमाग ज्यादा चलाता है। जब वो अपनी तलवार घुमाता है तो लाशों के ढेर लग जाते हैं। इस कहानी में विश्वास और भरोसा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिसने भी किसी के ऊपर किया तो समझो मर गया। मैं वादा करता हूँ, अगर आप इस सीरीज को देखना शुरू करोगे तो खत्म किए बिना रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि नैरो है ही ऐसा जिंदा दिल इंसान। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान बंजर एरिया से, जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था सिवाय एक आदमी के, जिसका नाम है नैरो। इस समय किसी ने इसके गले में रस्सी बांधकर नीचे एक पत्थर रखा हुआ था, ताकि जब ये थक जाए तो इसका किस्सा ही खत्म हो जाए। अब नैरो मन मन में यही सोच रहा था कि अगर सुख भरी जिंदगी जीना चाहते हो तो कभी भी बच्चे पैदा मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है, जिसको देखकर नैरो उससे हेल्प मांगता है। लेकिन जब वो बिल्लू काणी उसके नजदीक आती है तो पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। अब नैरो उसको जवाब देने के बजाय अपने पांव के नीचे से पत्थर हटा देता है और फंदे पर झूल जाता है। अब इसने खुद ही मरने का फैसला क्यों किया, ये जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल नैरो एक बहुत ही बड़े व्यापारियों के नगर लेमर्टीन का रहने वाला है, जहां बहुत ही अमीर, भ्रष्टाचारी और मजेदार लोग रहते हैं। नैरो इस शहर के उप सभा अध्यक्ष निकोलस रोशेमोट के लिए काम करता है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है, क्योंकि नैरो उसको अपने पिता के समान मानता है। रोशेमोट के लिए कुल 7 लोग काम करते हैं, लेकिन नैरो का कोई तोड़ नहीं। नैरो का एक ही सपना है कि रोशेमोट के साथ उनकी दावत में बैठना, वो भी उनके खुद के न्योते पर। यह है हॉर्टेंस, नैरो के मालिक की बेटी, यानी कि रोशेमोट की बेटी। कुछ दिन पहले इसके मंगेतर की डेथ हो गई थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा दुखी है। इसका मंगेतर यहाँ के राजा का बेटा था। दरअसल कुछ दिन पहले इनके इलाके में कुछ पश्चातापी घुस आए थे, जिनका मानना था कि हर चीज के लिए अगर ईश्वर का धन्यवाद ना किया जाए तो ईश्वर जीना मुश्किल कर देते हैं, जैसे काल पड़ जाना। फिर जब राजा नैरो से पूछता है कि मेरे बेटे की मौत कैसे हुई, तो वो बताता है कि राजकुमार ने पश्चातापियों का बहुत ही बहादुरी से सामना किया। हम दोनों ही एक दूसरे की ढाल बनकर लड़ रहे थे, लेकिन हमारे दुश्मन ज्यादा थे और उन्होंने राजकुमार को मार डाला। लेकिन हकीकत में राजकुमार को नैरो ने मारा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नैरो गद्दार है। इसको ऐसा करने के लिए इसके मालिक ने कहा था, यानी कि रोशेमोट ने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी राजकुमार से हो। रोशेमोट इस काम के लिए नैरो को सोने के सिक्के भी देता है। अब आप नैरो के बारे में सब कुछ जान ही गए होंगे कि ये रोशेमोट का सबसे काबिल हत्यारा है, और इसीलिए इस सीरीज का नाम नैरो द असैसिन है। अगले सीन में हम रोम की सबसे पुरानी चर्च के अंदर कुछ लोगों को ईसाइयों की पुरानी बुक पढ़ते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक लड़का किताब लेकर अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है कि मुझे शैतान का आखिरी वंशज मिल गया है। उसका जन्म आज से 35 साल पहले पश्चिमी रोम में हुआ था। लेकिन ये बात जानने के बाद उसका सीनियर उसको जान से मार देता है और उस किताब का वो वाला पन्ना फाड़कर एक लड़की के पास ले जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बिल्लू काणी थी। और जिस इंसान की ये लोग बात कर रहे थे वो नैरो था। तभी नेक्स्ट डे सभा अध्यक्ष उप सभा अध्यक्ष को मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने खुद राजकुमार को मरवाया है, ताकि तुम अपनी बेटी का रिश्ता सैगियोर के राजकुमार से कर सको। रोशेमोट कहता है कि सैगियोर का राजकुमार अभी छोटा है और अगर मेरी बेटी की शादी उससे हो गई तो हम उसको बहला फुसला कर कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन सभा अध्यक्ष उसको कहता है कि इससे तुम बहुत पावरफुल हो जाओगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। फिर ये धमकी देकर वो चला जाता है। तभी रात होते ही नैरो एक अय्याश खाने में जाता है ताकि अपनी हवस मिटा सके। इस समय बिल्लू काणी भी वहीं पर मौजूद थी, जो कि नैरो को ही सूंघते सूंघते यहाँ पर आ गई थी। फिर वो नैरो के मालिक रोशेमोट के पास जाती है ताकि उससे एक सौदा कर सके। अब ये सौदा क्या है, इसके बारे में आपको जानकर बहुत मजा आएगा। फिर अगली सुबह उप सभा अध्यक्ष रोशेमोट अपने सभी कातिलों को अपने पास बुलाते हैं। इस समय बिल्लू काणी भी वहीं पर मौजूद थी। फिर रोशेमोट कहता है कि हमें सभा अध्यक्ष को खत्म करना होगा, लेकिन नैरो कहता है कि हम 7 लोगों के लिए ये काम इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे सैनिक मौजूद रहते हैं। तभी बिल्लू काणी के कहने पर रोशेमोट ये काम ट्रोसो को सौंप देता है। तभी कुछ घंटों बाद पूरे इलाके में शोर मच जाता है कि सभा अध्यक्ष की मौत हो गई है। जब ये बात नैरो को पता चलती है तो वो सीधा ट्रोसो के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको लगातार खांसी हो रही थी और नाक से खून भी बह रहा था।
फिर नैरो उससे पूछता है कि तुमने अकेले ये काम कैसे कर दिखाया, जबकि ये काम तो हम 7 लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल था। फिर ट्रोसो बताता है कि वो काणी आंख वाली डायन है, उसने मेरे साथ एक रिचुअल किया और मैं सीधा सभा अध्यक्ष के कमरे में पहुंच गया। ये बात सुनकर नैरो वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सब लोग सभा अध्यक्ष के फ्यूनरल में जाते हैं और रोशेमोट को नया सभा अध्यक्ष बनने की बधाई देते हैं। फिर वहां से जाते वक्त रोशेमोट नैरो को कहता है कि जश्न की तैयारी करो, आज तुम मेरी दावत में खाना खाओगे। अब दावत का इनविटेशन पाकर नैरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था कि अपने मालिक के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाए। फिर जब शाम को नैरो दावत में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो एक आदमी उसके पास एक बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि सभा अध्यक्ष ने तोहफा भेजा है। फिर जब नैरो उसको खोलकर देखता है तो उसको उसमें एक चैन मिलती है। फिर नैरो बिना सोचे समझे उस चैन को तोहफा समझकर अपने गले में पहन लेता है। फिर रात को जब वो दावत में जाता है तो उसको छुरी कांटों से खाना ही नहीं आता, लेकिन तभी वहां पर बाप बेटी में कहासुनी हो जाती है, क्योंकि रोशेमोट की बेटी को शक हो गया था कि उसके मंगेतर को उसके पिता ने ही मरवाया है। इसलिए वो कहती है कि मैं हरगिज वहां पर शादी नहीं करूंगी जहां पर आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। फिर जब वो दावत के बीच में से उठ के चली जाती है तो सभा अध्यक्ष कहते हैं कि दावत खत्म हुई, सब लोग जाओ यहाँ से, लेकिन नैरो तुम यहीं पर बैठो। फिर नैरो कहता है मालिक कहिए क्या काम है, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। फिर रोशेमोट कहता है कि सभा अध्यक्ष को मारने के लिए उस काणी ने तुम्हें मांगा है। नैरो पूछता है कि मुझे उसके साथ सोना होगा या उसके लिए किसी को मारना होगा। रोशेमोट कहता है कि मैं भी नहीं जानता, प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी वहां पर बिल्लू काणी भी आ जाती है और अपने जादू से नैरो के गले की चैन को टाइट कर देती है, जिसके कारण उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो सब लोग उसको जंगल में ले जाकर उल्टा टांग देते हैं। अब क्योंकि नैरो शैतान का आखिरी वंशज था, इसलिए वो डायन उसका हाथ काटकर उसकी बलि देने लगती है, लेकिन ऐसा करने पर भी कुछ नहीं होता और वो समझ जाती है कि ये आखिरी वंशज नहीं है। फिर वो नैरो को नीचे उतरवा कर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई संतान भी है। नैरो कहता है मेरी कोई औलाद नहीं। फिर वो डायन रोशेमोट को धमकी देती है कि अगर तू नहीं चाहता कि मैं तेरी मुसीबत बनूं तो इसकी संतान का पता लगाओ। फिर डायन के जाने के बाद उसकी एक साथी अपनी तलवार गर्म करके उसके हाथ पर लगे कट पर लगा देती है ताकि उसमें से और खून ना बहे। फिर नैरो को एक कारागार में डाल दिया जाता है ताकि वो कहीं पर भी भाग ना पाए, लेकिन कुछ देर बाद उसका दोस्त ट्रूसो वहां पर आ जाता है और उसकी हथकड़ियां काट देता है। नैरो कहता है मेरी गले की ये चैन भी काट दे, लेकिन वो तो कटती ही नहीं। तभी ट्रूसो की हेल्थ और भी बिगड़ जाती है और वो कहता है कि उस डायन को जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि उसकी ही वजह से मेरी ये हालत हुई है। दूसरी तरफ नैरो के साथी एक वैश्यालय में जाते हैं और नैरो की वैश्या को टॉर्चर करके पूछते हैं कि क्या नैरो की कोई औलाद भी है। काफी मार खाने के बाद वो बता देती है कि उसको कैलिस्ता नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और फिर उनके घर पर एक लड़की हुई। फिर कुछ समय बाद कैलिस्ता मर गई और उस लड़की को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। अब इससे पहले कि कोई और उस अनाथ आश्रम में जाता, नैरो खुद वहां पर पहुंच जाता है और हारोस नाम के आदमी से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। एक डायन उसको मारने के लिए आ रही है। फिर हारोस कहता है कि अब अचानक तुम्हारा प्यार कैसे जाग गया। फिर जब दोबारा पूछने पर भी नैरो सेम बात बताता है तो होरास कहता है कि डायन जैसी कोई चीज नहीं होती, हमने तो आज तक नहीं देखी। फिर नैरो उसको आप बीती सारी कहानी बताता है और विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि डायन सच में होती है, लेकिन होरास को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं होता। फिर होरास नैरो को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और धोखे से वहां पर बंद कर देता है। इतने में कोई शख्स वहां का दरवाजा पीटने लगता है। नैरो कहता है देख भाई प्लीज मेरा दरवाजा खोल दे, वो आ गई है। लेकिन होरास उसकी बात नहीं मानता और देखने के लिए चला जाता है कि कौन आया है। इस वक्त वहां पर सच में वही डायन आई हुई थी और वो होरास से नैरो की बेटी के बारे में पूछती है। अब होरास को भी विश्वास हो जाता है कि नैरो सच बोल रहा था, लेकिन तभी वो डायन जबरदस्ती अंदर आ जाती है और होरास को रजिस्टर चेक करने के लिए कहती है। इतने में नैरो अपने चाकू की हेल्प से दरवाजा खोल लेता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ऊपर चला जाता है। इतने में वो डायन भी होरास को बेहोश करके नैरो की बेटी को ढूंढने के लिए ऊपर आ जाती है, लेकिन डायन से पहले नैरो अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। बट नैरो की बेटी अनजान आदमी को देखकर उस पर हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। अब शोर की आवाज से डायन को भी पता चल जाता है कि नैरो पहले से ही यहाँ पर पहुंच गया है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन उसके हाथ कोई भी नहीं लगता क्योंकि नैरो ने अपनी बेटी को काबू कर लिया था और छुप गया था ताकि डायन को पता ना चल पाए। तभी होरास को भी होश आ जाता है और वो वहां का घंटा बजा देता है ताकि सब लोग नींद से जाग जाएं। फिर वो खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है और उस डायन के बारे में पढ़ने लगता है।
दूसरी तरफ रोशेमोट को भी पता चल जाता है कि ट्रूसो मर गया और मरने से पहले इसने नैरो को आजाद कर दिया। तभी वो डायन उससे मिलने के लिए फिर से आती है और कहती है कि तुमने नैरो को भागने दिया और वो अपनी बेटी को भी ले गया, अब तू उसको पकड़ने में मेरी हेल्प करेगा। रोशेमोट कहता है कि तुम नैरो को फ्लावर समझती हो क्या, फायर है वो। लेकिन तभी इतने में नैरो भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे अपनी बेटी का सौदा करने आया हूँ। सबसे पहले इस फंदे को निकालो और 10,000 सोने की मोहरें भी दो, साथ में एक नाव भी, और फिर तुम लड़की को ले सकते हो। लेकिन डायन उसको फिर से तड़पाने लगती है और पूछती है कि कहाँ है वो लड़की। फिर तड़पते वक्त नैरो कहता है बताता हूँ। ये बात सुनकर डायन उसको छोड़ देती है। तभी नैरो खड़ा हो जाता है और एक कांटा उठाकर डायन का काम तमाम कर देता है। फिर वो रोशेमोट को कहता है देखा, मैं किसी भी चीज को हथियार बना सकता हूँ। इसने तो सबकी नाक में दम कर रखा था, लेकिन तुम इसके मरने पर उदास क्यों हो? शायद तुमको इसके मरने का दुख हो रहा है। दरअसल इन सब लोगों को डायन के मरने का दुख नहीं था, क्योंकि इनको टेंशन थी नैरो की, क्योंकि रोशेमोट ने नैरो को धोखा दिया था। इसलिए अब नैरो उससे अपना बदला लेगा। फिर रोशेमोट अपने कातिलों को नैरो को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन नैरो अपनी फुर्ती दिखाकर खिड़की से कूदकर पानी में छलांग लगा देता है। फिर रोशेमोट अपने आदमियों को कहता है कि ढूंढो उसे, वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। दूसरी तरफ होरास रात भर से बहुत सारी किताबें पढ़ लेता है, लेकिन तभी उसको एक किताब में लिखा मिलता है कि समय आने पर शैतान अपने आखिरी वंशज के शरीर में वास करेगा और अंधकार का मसीहा बन जाएगा। फिर वो अपनी उस किताब को लेकर फादर के पास जाता है और उनको भी ये सारी बात बता देता है। होरास कहता है कि उस लड़की को मारना जरूरी हो गया है, लेकिन मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उसको नहीं मार पाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे उस लड़की को लेकर सैग्योर जाना होगा। ये काम वहाँ पर मौजूद मुख्य धर्म अध्यक्ष खुद अपने हाथों से करेंगे। फादर कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, लेकिन होरास कहता है कोई है जो हर खतरे का सामना करना जानता है, और वो है नैरो। फिर वो नैरो के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हमें उस लड़की को मुख्य धर्म अध्यक्ष के पास लेकर जाना होगा। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। नैरो कहता है कि मैं उसको अच्छे से जानता तक नहीं, फिर मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? तभी होरास कहता है कि मैं तुमको उस लड़की के बदले अच्छे खासे सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। ये बात सुनकर नैरो मान जाता है। फिर वो तीनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में नैरो अपने पोस्टर छपे हुए देखता है कि पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा। तभी जब होरास उस लड़की को ले जाने लगता है तो वो उसका हाथ छोड़कर अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि ये लड़की भी जानती थी कि इसका पिता एक बेहतरीन कातिल है और उसके पिता से बेहतर कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। फिर वो सब छुपते छुपाते राजकुमारी की बग्गी तक पहुंच जाते हैं और चालक को बेहोश करके खुद उसको संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ रोशेमोट अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी बग्गी तैयार है। दरअसल वो अपनी बेटी को सैग्योर भेजना चाहता था ताकि वहां के राजकुमार से उसका विवाह करवा सके। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, रास्ते में बहुत खतरा है। फिर जैसे ही उसकी बेटी अंदर बैठने लगती है, नैरो उसका मुंह बंद करके उसको अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि शोर किया तो जान से मार दूंगा। फिर वो पूरा जत्था वहां से निकल जाता है। रास्ते में नैरो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ दो नशेड़ी एक सुनसान टनल से गुजर रहे थे। तभी उन दोनों को वहां पर उस डायन की लाश मिल जाती है। फिर उनमें से एक आदमी उसके सामान को चेक करने लगता है कि कहीं इसके पास कोई सोने के सिक्के तो नहीं, लेकिन दूसरा आदमी अपनी हवस मिटाने के लिए डायन की लाश के साथ गलत काम करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उस डायन को होश आ जाता है और वो उन दोनों को मार डालती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम कुछ पश्चातापियों को देखते हैं जो कि नदी के उस पार रहते हैं। फिर उनका लीडर उनको बहकाने की कोशिश करता है कि ऊपर वाला हमसे ना खुश है, इसीलिए वो हमें भूख प्यास से मार रहा है। अब अगर ऊपर वाले को खुश करना है तो हमें अपने शरीर का कोई ना कोई अंग कुर्बान करना होगा। फिर वो बरसात लाने के लिए भीड़ में से एक आदमी को चुनता है और जबरदस्ती उसके कान की बलि दे देता है। दूसरी तरफ नैरो होरास को नदी के रास्ते चलने के लिए कहता है। फिर जब होरास रास्ता बदलता है तो नैरो होर्टेंस के गले पर चाकू रखकर कहता है कि अगर सिपाही तुमसे पूछे तो तुम बोल देना कि तुमने ही ये आदेश दिया है। फिर कप्तान के पूछने पर वो बिल्कुल ऐसा ही कहती है कि ये आदेश मैंने दिया है। लेकिन तभी कप्तान को चालक पर शक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ नहीं कहता और अपने काफिले को नदी की तरफ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रोशेमोट को भी इस बात का पता चल जाता है कि नैरो ने चालक को बेहोश करके उसकी बेटी को अगवा कर लिया है। फिर वो खुद अपने कातिलों को साथ लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ होर्टेंस उस लड़की से उसका नाम पूछती है। लड़की बताती है कि मेरा नाम पेरला है। फिर वो नैरो
नैरो से पूछती है कि नदी के पास तुम बग्गी से उतरकर क्या करोगे। नैरो कहता है खुद ही देख लेना। तभी उनकी बग्गी रुक जाती है और जब नैरो पूछता है कि क्यों रोकी तो कप्तान उसको निशाने पर ले लेता है, यानी कि नैरो का भांडा फूट गया था। फिर कप्तान उन तीनों को बंदी बना लेता है। फिर नैरो कप्तान को बताता है कि हमारा मालिक बुरा आदमी है, उसी ने अपने होने वाले दामाद की हत्या करवाई और डायन के साथ सौदा भी किया। लेकिन कप्तान को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। इतने में वहाँ पर रोशेमोट भी आ जाता है। नैरो कहता है प्लीज मेरी बात मानो, मैं सच बोल रहा हूँ। रोशेमोट ने ही तुम्हारे दोस्त और इसके मंगेतर को मरवाया है। यकीन नहीं आता तो तुम उसको बोल देना कि तुम मुझे सीधा दंडनायक को सौंपोगे। फिर जब कप्तान उसकी एक भी बात नहीं मानता तो होरास कहता है कम से कम इस बच्ची को तो छुपा दो। इतने में रोशेमोट भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि नैरो को बंदी बना लो। लेकिन कप्तान कहता है कि मालिक अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसको सीधा दंडनायक के आगे पेश करना चाहता हूँ। रोशेमोट कहता है कप्तान तुम्हें जो काम सौंपा गया है तुम वही करो, फालतू के झमेले में मत पड़ो। तभी रोशेमोट की बेटी कहती है कि नैरो ने बताया है कि आपने ही मेरे मंगेतर को मरवाया है। नैरो कहता है बिल्कुल, और मैंने उसके बगल में छुरा घोंपा था। उसके बदले में मुझे सोने की मोहरें भी मिली थी जिनसे मैंने तुम्हारे मंगेतर के जैसे ही जूते बनवाए। अब दोनों ही तरफ के सैनिक एक दूसरे को मारने के लिए तलवारें निकाल लेते हैं। तभी कप्तान नैरो के हाथ खोल देता है, लेकिन इतने में डायन भी वहां पर आ जाती है और नैरो के गले में पहनी हुई चैन को टाइट कर देती है। फिर पास आने के बाद वो पूछती है कि तेरी बेटी कहाँ है, लेकिन नैरो उसको कुछ भी नहीं बताता। अब पैरला भी अपने बाप को तड़पता हुआ नहीं देख पाती, इसलिए बग्गी से बाहर आ जाती है। फिर लड़की को देखते ही डायन नैरो को छोड़ देती है, लेकिन नैरो चाकू लेकर अपनी बेटी को ही पकड़ लेता है और कहता है सब लोग हथियार फेंक दो वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। डायन पूछती है अपनी बेटी को ही मार देगा। नैरो कहता है 2 दिन पहले ही तो ये मुझे मिली है, मुझे इससे कोई भी लगाव नहीं है। फिर वो उस चाकू से अपनी बेटी के पेट में वार कर देता है और कहता है कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अब ये सीन देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर डायन भी सभी को कहती है कि अपने अपने हथियार फेंक दो। तभी मौका मिलते ही नैरो अपनी बेटी, कप्तान और होर्टेंस को लेकर बग्गी में बैठ जाता है और होरास बग्गी लेकर फुर हो जाता है। फिर रास्ते में वो अपनी बेटी के घाव को सीलता है और उससे माफी भी मांगता है। उसकी बेटी कहती है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आपने ये सब कुछ मजबूरी में किया। फिर वो अपनी बेटी को खाने के लिए एक पेड़ की जड़ देता है ताकि उसका दर्द कम हो जाए। फिर रास्ते में कप्तान और नैरो की बहस हो जाती है और वो दोनों फैसला करते हैं कि सारा काम खत्म हो जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध करेंगे और तभी फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है। लेकिन तभी नैरो लात मारकर उसको नीचे गिरा देता है और कहता है जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ रोशेमोट के कहने पर उसके कातिल कप्तान के सभी सैनिकों को मार डालते हैं। फिर रोशेमोट कहता है कि मेरी बेटी को छोड़कर सबको मार डालना और वो लड़की लाकर डायन को दे देना, मैं सेग्योर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ नैरो अपने साथियों के साथ नदी तक पहुंच जाता है, लेकिन बाहर आकर देखता है कि नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। फिर ये सब देखकर होरास कहता है कि ये अंधकार के देवता के आने का संकेत है। सूखा, भूखमरी, गरीबी ये सब विनाश के लक्षण है। फिर नैरो कहता है कि अब आगे हम पैदल ही जाएंगे वरना हमारी बग्गी गीली मिट्टी में धंस जाएगी। लेकिन इतने में आसपास के भूखे लोग उनके पास आकर खाने पीने के लिए कुछ मांगने लगते हैं। नैरो किसी की कोई भी बात नहीं सुनता और बस चलते जाता है, लेकिन तभी बग्गी का टायर मिट्टी में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकलता। इतने में आसपास के सभी भूखे लोग वहां पर आ जाते हैं, जिनको देखकर नैरो और उसके साथी डर जाते हैं। अब इनको डर था कि कहीं ये लोग हमको पकड़कर मार ना डालें, इसलिए नैरो अपने साथियों को कहता है घोड़े यहीं पर छोड़कर हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी कुछ दूर जाने के बाद वो पलट कर देखते हैं कि उन भूखे लोगों ने एक घोड़ा काट डाला ताकि अपनी भूख शांत कर सके। ये सब देखने में बहुत ही घिनौना था, लेकिन ये लोग भी क्या करते, अपनी जान बचाने के लिए इनको वो घोड़े वहां पर छोड़ने पड़े। फिर वो काफी घंटे तक चलते रहते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी पेरला थक कर बैठ जाती है और कहती है मुझे दर्द हो रहा है। नैरो कहता है दर्द हो रहा है इसका मतलब तुम जिंदा हो, क्योंकि मुर्दों को दर्द नहीं होता। हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें चलना होगा। दूसरी तरफ डायन और रोशेमोट के काबिल कातिल बग्गी तक पहुंच जाते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग किस तरफ गए होंगे। फिर वो लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं जिस दिशा में नैरो गया था। उस समय एक और आदमी भी था जो डायन पर नजर रखे हुए था। अब ये आदमी कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ नैरो पूछता है कि वो डायन हमारे पीछे क्यों पड़ी है। होरास कहता है कि तुम्हारी रगों में किसी संत का खून है और पैरला तुम्हारी बेटी है, इसीलिए उस डायन को उसका खून चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी आखिरी वंशज है। अब चलते चलते वो लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं
जहाँ पर पश्चातापियों ने बहुत सारे लोगों को उल्टा लटकाकर उनकी बलि दी हुई थी। फिर वो लोग बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद नैरो अपनी बेटी के खुले हुए टांकों को फिर से सील देता है। इस समय वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। फिर नैरो कहता है कि मैं पेड़ की जड़ ढूंढने जा रहा हूँ, वरना इसका दर्द और बढ़ता जाएगा। तुम लोग मेरा यहीं पर इंतजार करना। फिर कुछ दूर जाने के बाद नैरो को वो जड़ मिल जाती है, लेकिन इतने में वहां पर कोई आ जाता है और नैरो पर वार करके उसको बेहोश कर देता है। अब नैरो को वापस लौटे काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उसकी बेटी कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए, अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ नैरो को जब होश आता है तो वो देखता है कि उस पर वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि कप्तान था। फिर नैरो उसको कहता है कि मुझे एक बार अपनी बेटी को ढूंढ लेने दो, मुझे उसको जड़ देनी है, वो बहुत ही दर्द में है। लेकिन कप्तान कहता है कि मैं जानता हूँ तुझे अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए तू वहीं पर जाएगा जहां मैं कहूंगा। अब डायन भी उन सबको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गई थी और जब उसके बारे में पेरला को पता चलता है तो वो तीनों वहां से भागकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कप्तान को जमीन पर पेरला की जैकेट मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। फिर वो नैरो को बताता है कि उसके टांके फिर से खुल गए हैं और यहाँ से कुछ घोड़े भी गुजरे हैं, इसका मतलब वो डायन भी यहाँ पर पहुंच गई है। तभी दिन ढल जाने के कारण होरास, पेरला और हॉर्टेंस एक सेफ जगह देखकर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी पेरला खाने के लिए 2-3 छिपकलियां पकड़कर लाती है और उनको पकाकर खाने लगती है। ये सब देखकर हॉर्टेंस को घिन आने लगती है, लेकिन उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए वो उससे एक छिपकली मांगती है। फिर पेरला कहती है कि पहले तुम अपने गहने उतार कर दो। तभी गहने मिलने के बाद वो एक छिपकली उसको दे देती है। फिर जब रात को वो दोनों लड़कियां सो जाती हैं, तो होरास पेरला को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो उसको मार देगा तो उनकी भागा दौड़ी यहीं पर बंद हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और रोने लगता है। फिर सुबह उठकर जब हॉर्टेंस हल्का होने के लिए जाती है तो उसको पास में से किसी की आवाज आती है। फिर जब वो उनको देखने के लिए जाती है तो वहां पर उसको अपने पिता के लिए काम करने वाले आदमी नजर आते हैं। फिर वो जैनब को आवाज लगाती है और कहती है प्लीज मुझे वापस घर ले चलो। लेकिन इतने में वहां पर डायन भी आ जाती है और पूछती है कि वो लड़की कहाँ है। हॉर्टेंस कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं उनको चकमा देकर भाग आई। लेकिन जब वो डायन उस पर हमला करने लगती है तो उसके पिता के होनहार हत्यारे डायन से लड़ने लगते हैं। फिर जैनब हॉर्टेंस को कहती है कि आप भाग जाइए, लेकिन डायन एक एक करके सभी को मार गिराती है और कुछ को बेहोश कर देती है। तभी डायन की नजर उस रहस्यमयी आदमी पर पड़ती है जो उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रोशेमोड पश्चातापियों की बस्ती से होता हुआ सेग्योर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उससे वहां का सभा अध्यक्ष पूछता है कि आपकी बेटी नहीं आई। रोशेमोड कहता है जल्दी ही पहुंच जाएगी, लेकिन उसकी बेटी तो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि अब वो पश्चातापियों के हाथ लग गई थी। फिर वो पश्चातापियों को लालच देने की कोशिश करती है कि मेरे पिता को कहकर मैं तुम्हें सोने के सिक्के दिलवाऊंगी, लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते और पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं पश्चातापियों का सरदार उन सबको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर बहकाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि ईश्वर दयालु है, सबको माफ कर देते हैं, लेकिन बदले में उनको अपने शरीर का कोई अंग काट कर देना पड़ता है। ऐसी ऐसी बातें करके ही उसने पूरे कबीले को मैनिपुलेट किया हुआ था। तभी मौका देखकर अपने इना मीना डीका वहां से खिसकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरदार चिल्लाकर कहता है कि किससे पूछकर तुम लोग जा रहे हो। तभी उसके आदमी होरास और हॉर्टेंस को पकड़ लेते हैं, लेकिन पेरला भाग जाती है और किसी बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है। दूसरी तरफ सरदार होरास को कहता है हम सब भूख से आधे हो गए हैं और तू अभी भी हट्टा कट्टा है, कहाँ है तेरी कुर्बानी, पश्चाताप तो तुझे भी करना पड़ेगा। फिर वो हॉर्टेंस पर बुरी नजर डालने लगता है। तभी हॉर्टेंस अपने पिता के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम्हें उनका खौफ खाना चाहिए, वरना उनका गुस्सा तुम्हारी इन लंगड़े लूलों की फौज को तबाह कर देगा। ये बात सुनकर गंजू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी होने वाली राजकुमारी को थप्पड़ मार देता है। फिर राजकुमारी उसको अपने गहने उतार कर देती है, लेकिन गंजू कहता है कि मुझे गहने नहीं, पश्चाताप चाहिए। फिर वो चाकू लेकर उसके सारे बाल काट देता है। राजकुमारी को अपने बालों से बहुत ही प्यार था, इसलिए वो बेचारी रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। फिर जब गंजू उसका मजाक उड़ाने लगता है तो वो उसके मुंह पर थूक देती है। फिर गंजू कहता है कि अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि कोई तुझसे शादी तो दूर देखेगा भी नहीं। इस समय नैरो और कप्तान दूर से ही उन सब पर नजर रखे हुए थे। फिर वो दोनों ही राजकुमारी को बचाने के लिए चले जाते हैं। तभी काली नाक वाला होरास को पासे देते हुए समझाता है कि इन पासों पर एक काला रंग आया तो एक कान,
2 पे काला रंग आया तो तुम्हारी मर्जी, 3 पे फैसला मैं करूंगा, और अगर 4 पासों पर काला रंग आया तो तुम्हारी गर्दन उड़ेगी। फिर वो होरास के हाथ से जबरदस्ती पासे नीचे फेंक देता है और उन पर 4 काले रंग आ जाते हैं, यानी कि अब होरास को अपनी गर्दन देनी पड़ेगी। फिर वो लोग उसको जबरदस्ती पकड़कर पोजीशन पर बिठा देते हैं। तभी नैरो वहां पर अपनी नौटंकी दिखाने पहुंच जाता है और कहता है मैं भी पापी हूँ और अपनी मर्जी से अपनी किसी चीज का बलिदान देना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज पहले मेरा बलिदान लो। दूसरी तरफ कप्तान एक एक करके गंजू के गुंडों को ठिकाने लगा रहा था। इस समय गंजू राजकुमारी के साथ गलत काम करने की सोच रहा था, इसलिए वो उसको किसी पुराने से कमरे में ले जाता है। तभी नैरो अपने पास से चलता है और उनमें 2 काले रंग आ जाते हैं। फिर काली नाक वाला पूछता है कि जल्दी बता, तू किस चीज का बलिदान देना चाहेगा। फिर नैरो उन सबको अपनी बीच वाली उंगली दिखाता है, जिसको देखकर सब लोग चिढ़ जाते हैं। फिर वो चाकू उठाकर उन सभी बलि देने वालों को मौत के घाट उतार देता है। अब इस कबीले के लोग पहले ही इन लोगों से तंग आ चुके थे, क्योंकि आए दिन ये लोग किसी न किसी को पकड़कर जबरदस्ती उनके अंग काट दिया करते थे। फिर वो सब लोग उन गुंडों को मारने लगते हैं। इतने में पैरला भी गंजू के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर वो दोनों लड़कियां मिलकर गंजू की खूब पिटाई करती है। अब राजकुमारी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, इसलिए वो एक चैन उठाकर गंजू को खूब मारती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। फिर वो पैरला को अपने गले से लगा लेती है। इतने में नैरो भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक पूरा मामला सेट हो चुका था। फिर बाहर आने के बाद नैरो राजकुमारी को कहता है कि सभी गांव वाले आपके लैमरटीन में जा रहे हैं, इसलिए आप भी उनके साथ चली जाओ। अब आप हमारी बंधी नहीं हो। फिर वो अपनी बेटी का दर्द कम करने के लिए उसको खाने के लिए जड़ देता है और बताता है कि मैं यही लेने के लिए गया था, तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था। कप्तान भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। फिर वो अपने साथियों को कहता है कि आज रात हम यहीं पर रुकेंगे, सुबह तक हमारी थकान उतर जाएगी, तभी हम आगे का सफर तय करेंगे। तभी राजकुमारी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और वहां पहुंचकर मेरे पिता का सच सबके सामने लेकर आऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे मंगेतर को मरवाया और इसके अलावा बहुत सारे बुरे काम भी किए। अगले सीन में हम देखते हैं रोशेमोट सेग्योर के राजकुमार के पास जाता है और कहता है कि मैं काफी सारा दहेज लेकर आया हूँ और अगर आप कहेंगे तो मैं बहुत सारी सेना भी लेकर आऊंगा, जिससे आपको पश्चातापियों से लड़ने में हेल्प मिलेगी और इससे आपके नगर में अमन और खुशहाली भी आएगी। तभी मुख्य धर्म अध्यक्ष कहता है कि आपकी बातों से लगता है कि आप यहाँ किसी चीज का सौदा करने के लिए आए हैं। फिर रोशेमोट कहता है कि मैं तो चाहता हूँ हमारे बीच व्यापार बढ़े, जिससे सभी का फायदा हो। तभी सेग्योर का सभा अध्यक्ष कहता है हमारी जमीनें टिन के भंडार से भरी हुई हैं, जिनको अब तक किसी ने छुआ तक नहीं है, ये उनकी ही बात कर रहे हैं। लेकिन तभी मुख्य धर्म अध्यक्ष बात काटते हुए कहता है कि हमें बहकाने की कोशिश मत कीजिए, आप जैसे लोगों की वजह से ही अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब हाथ मलता रह जाता है, और आप जैसे लोग ही पश्चाताप करने वाले राजघराने के लोगों को दुष्ट बनने पर प्रेरित करते हैं। तभी वहां पर बैठी राजकुमारी, जिसका नाम जोसेफिन था, कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन हकलाने के कारण अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। फिर मुख्य धर्माध्यक्ष उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि हमारे हालात आपके सोने को कबूल करने को मजबूर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि राजकुमार से आपकी बेटी की शादी जरूर हो, लेकिन हम आपको हमारे नगर की जमीन से सौदा नहीं करने देंगे। मंजूर है तो ठीक, वरना आप जा सकते हैं। तभी राजकुमार कहते हैं कि आप अच्छी तरह से सोचकर जवाब देना, और ये बात सुनकर रोशेमोट वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डायन के जादू के कारण नैरो की तबीयत खराब होती जा रही थी। अब वो भी अपने दोस्त ट्रूसो की तरह बार बार खांसे जा रहा था। तभी राजकुमारी कहती है कि मुझे लगता है पश्चातापी हर जगह है, इसलिए हमें हार्वेवल होकर जाना चाहिए। वो जगह सिग्योर के अंडर है और क्योंकि मैं सिग्योर की होने वाली राजकुमारी हूँ तो वहाँ के लोग मेरा स्वागत करेंगे। कप्तान बताता है कि वो किला यहाँ से 1 दिन की दूरी पर है और हमें वहाँ पर घोड़े भी मिल जाएंगे, इसलिए आगे का सफर हमें चलकर तय करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ रोशेमोट सेग्योर के सभा अध्यक्ष से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैं राजकुमार से अकेले में बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मुख्य धर्म अध्यक्ष ऐसा नहीं होने देंगे। फिर रोशेमोट उसको कहता है कि अगर तुमने राजकुमार से बात नहीं करवाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर वो राजकुमारी जोसेफिन से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि आप आज सभा में क्या कहना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी दोबारा से अपनी बात पूरी नहीं कर पाती और बहुत ज्यादा हकलाती है। तभी मौका देखकर रोशेमोट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सेग्योर को बचाने में अब आप ही मेरी हेल्प कर सकती हैं। फिर राजकुमारी उसको अपने भाई से मिलवाने के लिए ले जाती है। रोशेमोट राजकुमार से पूछता है कि क्या आप इस महल से बाहर जा सकते हैं
अगर वहाँ पर बैठे लोग आपके अपने हैं तो आपको डर कैसा। फिर वो खुफिया रास्ते से राजकुमार को भेष बदलकर महल के बाहर बनी बस्ती में ले जाता है और दिखाता है कि देखो आपके लोग किस तरह मर रहे हैं। इस वक्त इनको रोटी की नहीं काम की जरूरत है और खदानें आपके पूरे इलाके की सूरत बदल कर रख देंगी। ये लोग आपकी आवाम है, पश्चातापी नहीं। आप इनके प्रति अपना फर्ज निभाइए। ये लोग आपके लिए पश्चातापियों से लड़ते हुए अपनी जान तक दे देंगे। फिर महल में जाकर राजकुमार अपनी सभा बुलाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर किसी भी रूप में मिलने के लिए आ सकते हैं और इस वक्त वो रोशेमोट के रूप में आए हैं ताकि हम अपनी आवाम की रक्षा कर सकें। मुख्य धर्म अध्यक्ष उनको एक बार फिर से बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार कहते हैं कि हम आपकी किसी भी सलाह के मोहताज नहीं है, इसलिए आज से यहाँ पर सभा अध्यक्ष रोशेमोट बैठेंगे जब तक इनकी बेटी नहीं आ जाती। अब ये सब देखकर मुख्य धर्म अध्यक्ष का चेहरा उतर जाता है। दूसरी तरफ अपनी टप्पू सेना चलते चलते काफी आगे निकल जाती है और नैरो कमजोर होने की वजह से काफी पीछे रह जाता है। फिर थोड़ा और आगे जाकर वो सब लोग नैरो का इंतजार करते हैं और जब नैरो वहाँ पर आता है तो राजकुमारी उसको ताने देने लगती है कि तुम जानबूझकर धीरे चल रहे हो। नैरो कहता है भाई लोग अभी भी मौका है, वहाँ पर मत जाओ क्योंकि ये बदला लेना चाहती है। पहले हमने इसको बंदी बनाया था, अब ये हमें बंदी बनवाएगी। लेकिन कप्तान कहता है अपनी बकवास बंद करो। फिर इस बात को लेकर नैरो और कप्तान की बहस हो जाती है और नैरो कप्तान को एक मुक्का जड़ देता है, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर होरास उसके पास आकर देखता है और बताता है कि ये गले की चैन तुम्हें जहर दे रही है। अब सेग्योर के मुख्य धर्म अध्यक्ष ही तुम्हें इस चैन से बचा सकते हैं। नैरो कहता है तो सीधा वही चलना चाहिए था ना, इधर काय को लेकर आए। अब वो सब फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। तभी नैरो की बेटी उसके पास आती है और पूछती है क्या आप मरने वाले हो। नैरो कहता है मुझे नहीं पता। फिर नैरो होरास से आवाज लगाकर पूछता है कि ये हार कब तक मुझे मार देगा, लेकिन वो भी कहता है मैं नहीं जानता। अब अपने पिता को दर्द में देखकर वो लड़की उसको वही जड़ आधी तोड़कर खाने के लिए देती है और कहती है कि हम दोनों आधा आधा खा लेते हैं ताकि हम दोनों को ही दर्द ना हो। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनका ये सफर कहां पर जाकर रुकता है। दोस्तों सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। 4th एपिसोड में हम देखते हैं नैरो की तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो ये बात सबसे छुपा रहा था। लेकिन उसकी बेटी अच्छे से समझती थी कि उसका बाप जल्दी ही मरने वाला है। तभी थोड़ा और आगे जाने पर उनको हार्वेवल का किला दिखाई देता है और फिर कुछ घंटे बाद जब वो किले के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी है। सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जरूर कोई बड़ी तबाही आई है। फिर वो सब आगे जाकर किले का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन पहरेदार दरवाजा ही नहीं खोलता। फिर होटेंस कहती है कि मैं तुम्हारी होने वाली महारानी हूँ और जल्दी ही सेग्योर के राजकुमार से मेरी शादी होने वाली है। अब क्या तुम मेरे लिए भी दरवाजा नहीं खोलोगे? ये बात सुनकर पहरेदार दरवाजा खोल देता है। फिर अंदर जाकर वो देखते हैं वहाँ भी कई सारे लोगों को सूली पर टांगा हुआ था। अब ये सभी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग इनको सूली से उतार भी तो सकते थे। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उनसे मिलने के लिए सिग्योर के राजकुमार का कजन आता है जो इस किले का राजा था। इस राजा का नाम था ट्रिस्टन डी ऑर्फ्रे। फिर होटन से मिलने के बाद वो बताता है कि मैं आपका होने वाला जेठ हूँ, लेकिन आपका ये हाल किसने किया? राजकुमारी कहती है पश्चातापियों ने। फिर ट्रिस्टन कहता है कि मैं समझ गया, उन्होंने हम पर भी हमला किया था और खूब नरसंहार किया, हम उनको रोकने में नाकामयाब रहे। तभी होरास पूछता है कि क्या आप अपने लोगों को दफनाते नहीं? ट्रिस्टन कहता है अभी पश्चातापियों का खतरा टला नहीं है, समय आने पर दफना देंगे। और जिन लोगों की लाशें लटकी हुई हैं वो सब भगोड़े थे और भगोड़ों का यही हश्र होना चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं आपको घोड़े दे दूंगा, आप आज शाम ही अपनी शादी के लिए रवाना हो सकती हैं। लेकिन राजकुमारी कहती है कि पश्चातापी आसपास ही होंगे, इसलिए यहीं पर रुकने में भलाई है। मैं राजकुमार के पास पत्र भेज दूंगी, फिर वो खुद मुझे आकर ले जाएंगे। फिर जब वो सब लोग अंदर जाने लगते हैं तो पैरला कहती है कि अगर हम जल्दी से सेग्योर नहीं पहुंचे तो ये हार मेरे पिता की जान ले लेगा। लेकिन नैरो कहता है कि मैं एक दिन में नहीं मरने वाला। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी अपने राजकुमार के नाम एक पत्र लिखती है और उसको कबूतर के पांव के साथ बांधकर उड़ाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कप्तान नैरो से मिलने के लिए जाता है और फिर उसको नहाता हुआ देखकर उसका खुद का भी मन नहाने के लिए कर जाता है, लेकिन नैरो कप्तान की तलवार देखकर डर जाता है। फिर नैरो उसको अपनी तलवार दिखाता है और कहता है मेरे पास भी है, लेकिन तुमसे छोटी है। फिर कप्तान कहता है कि तुम्हें यहाँ के सिपाही अजीब नहीं लगे? किसी के भी चेहरे पर लड़ने के निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने किले के द्वार बंद करके खुद तबाही मचने दी है।
और जो टंगे हुए सिपाही थे शायद इन्होंने विरोध किया होगा, ये भगोड़े नहीं थे। दूसरी तरफ राजकुमारी अपनी दासी से पूछती है कि जब पश्चातापियों ने यहाँ पर हमला किया तो तुम कहाँ पर थी। दासी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर राजकुमारी उससे थोड़े और सवाल पूछती है, लेकिन दासी उसको सिर्फ इतना ही बताती है कि चुराहे पर इकट्ठा करके उन सब की बलि दे दी गई है। तभी नैरो वहाँ पर आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे बाल ठीक कर दूं? ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। फिर वो राजकुमारी की बढ़िया सी कटिंग करता है। कटिंग के दौरान राजकुमारी कहती है कि तुम्हारी बेटी तुमसे दिल लगाने लगी है, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो। मैं जानती हूँ एक न एक दिन तुम उसको धोखा जरूर दोगे। तभी हम देखते हैं कि रात को वो डायन भी इस किले के आसपास पहुंच जाती है। उस समय महल के अंदर सब लोग खाना खा रहे थे। तभी राजकुमारी अपने जेठ से पूछती है कि दासी ने बताया है कि आप लोगों ने यहाँ पर बलियां दी है। ये बात सुनकर वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। फिर उसका जेठ कहता है कि दासी ने आपसे ये सब बातें की, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे से आपको कुछ भी पूछना हो तो सीधा मुझसे पूछिए, मैं आपको उनसे बेहतर जवाब दे पाऊंगा। तभी राजा के पास उसका एक सैनिक आता है और कान में कुछ कहकर चला जाता है। फिर राजा बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, महल में एक घुसपैठिया घुस आया है, लेकिन मेरे सैनिक उसको देख लेंगे। तभी कैप्टन और नैरो भी उठ खड़े होते हैं और कहते हैं हम भी जाएंगे, क्योंकि कोई हमारे भी पीछे पड़ा है, शायद वो वही होगा। फिर वो लोग मशालें लेकर महल के बाहर देखने के लिए जाते हैं। उस समय वहां पर वही आदमी आया था जो डायन के पीछे पड़ा था। फिर वो सैनिकों के साथ उलझने लगता है, इसलिए सैनिक उसको पीटकर कारागार के अंदर बंद कर देते हैं। तभी नैरो अपनी बेटी के पास जाता है और बताता है कि वो कोई और था, वो कानी नहीं थी, शायद वो अब तक मर चुकी होगी। तभी उसकी बेटी पूछती है कि जब आपको मेरी कीमत मिल जाएगी फिर आप क्या करोगे। नैरो कहता है कि शहर के सबसे बढ़िया वैश्यालय में जाऊंगा और खूब मौज करूंगा, लेकिन फिर वो हंसकर टाल देता है और कहता है मजाक कर रहा हूँ, कोई अच्छी सी नौकरी करूंगा और कभी कभी तुमसे भी मिलने के लिए आया करूंगा। फिर वो कहता है कि मुझे जो भी मोहरें मिलेंगी उनमें से मैं थोड़ी तुम्हें भी दे दूंगा। लेकिन ये बात सुनकर पेरला रूठ कर चली जाती है, क्योंकि उसको हमेशा अपने पापा के पास रहना था। दूसरी तरफ होरास उस स्ट्रेंजर से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि क्या तुम अपना कोई गुनाह कबूल करना चाहते हो। स्ट्रेंजर कहता है कि मुझे होली सेंट ने भेजा है उस आखिरी वंशज को मारने, वरना शैतान उसके शरीर में वास करेगा और पूरी दुनिया में अंधेरा कायम कर देगा। अब मुझे बताओ कि वो वंशज कौन है। होरास कहता है एक बच्ची है और यहीं पर है। अगले सीन में हम देखते हैं सेग्योर के अंदर एक सड़ी हुई लाश लाई जाती है। उस समय रोशेमोट जमीन के एग्रीमेंट पर साइन कर रहा था, जिसमें लिखा था कि वो हर महीने जमीन का कर दिया करेगा। तभी वहां पर एक सैनिक आता है और कहता है कि आप दोनों को मुख्य धर्म अध्यक्ष ने बुलाया है। फिर जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तो रोशेमोट उस सड़ी हुई लाश को देखकर समझ जाता है कि ये तो उसके तलवारबाज ट्रूसो की डेड बॉडी है, जो कि पूरी तरह सड़ गई है। फिर पूछने पर धर्म अध्यक्ष बताता है कि इसका ये हाल शैतान ने किया है। लैमर्टिन के पास से गुजर रहे भिक्षुओं के एक जत्थे ने इसकी बॉडी को वहां के कब्रिस्तान के पास देखा था और फिर वो इसको यहाँ पर ले आए। रोशेमोट आप तो इसको जानते ही होंगे। फिर रोशेमोट कहता है कि ये मेरे लिए ही काम करता था, ये मर गया इसके बारे में मुझे आपसे ही पता चला है। फिर धर्म अध्यक्ष कहता है कि नरक से हमारे बीच कोई दूत या डायन आई है, उसी ने इसका ये हाल किया है, जो कि लाश की तरह सड़ गया है, लेकिन अब तक मरा नहीं है, जिंदा है। फिर धर्म अध्यक्ष ट्रूसो को होली वाटर पिलाता है, जिसको पीने के बाद उसको होश आ जाता है। फिर धर्म अध्यक्ष कहता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं इस मुर्दे से सारे राज उगलवा लूंगा। तभी ट्रूसो रोशेमोट की तरफ इशारा करने लगता है, लेकिन रोशेमोट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है घबराओ मत मेरे दोस्त, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अब रोशेमोट को टेंशन हो जाती है, इसलिए वो सीधा राजकुमारी जोसेफिन के पास जाता है और बताता है कि मुझे वापस लौटना होगा, क्योंकि तुम्हारे धर्म अध्यक्ष मुझे किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं। लेकिन जोसेफिन कहती है प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर रात को जोसेफिन चर्च में जाती है और रखवाले से कहती है कि मैं यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। फिर जब रखवाला वहाँ से चला जाता है तो वो चुपके से रोशेमोट को भी अंदर ले आती है और सीधा ट्रूसो के पास ले जाती है। अब पहले तो वो ट्रूसो की जुबान काटने की कोशिश करता है ताकि वो किसी को भी कुछ ना बता पाए, लेकिन जब वो नहीं काट पाता तो वो उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। जोसेफिन ने रोशेमोट की हेल्प करने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि रोशेमोट ऐसा करेगा। फिर रोशेमोट उसका खून साफ करता है और हौसला देता है और ऐसा करते करते उसको पेल देता है। दूसरी तरफ जब होटेंस और पेरला
दोनों ही सो रही थी तो उनको किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। फिर हॉर्टेंस डर जाती है और दरवाजे के आगे एक कुर्सी फंसा देती है ताकि कोई भी दरवाजा ना खोल सके। लेकिन पेरला कहती है डरो मत, मैं हमेशा हथियार साथ रखकर सोती हूँ। तभी सुबह रूम के अंदर कोई और दासी आती है। राजकुमारी पूछती है कि पहले वाली दासी कहाँ गई। फिर वो दासी बताती है कि पहले वाली दासी बीमार हो गई है। फिर राजकुमारी तैयार होने के बाद उसको ढूंढने के लिए जाती है और जब वो उसको मिलती है तो राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम आज मेरे कक्ष में क्यों नहीं आई। पहले तो ओफिली जवाब नहीं देती, लेकिन फिर वो अपना मुंह खोलकर दिखाती है कि राजा ने मेरी जीभ कटवा दी। यानी कि रात को जो चीखने की आवाज आ रही थी वो ओफिली की ही थी। फिर राजकुमारी सीधा अपने साथियों के पास जाती है और बताती है कि एक छोटी सी बात बताने के चक्कर में राजा ने दासी की जीभ कटवा दी। फिर नैरो उसको समझाता है कि तुम यहाँ के राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो हम सबको गायब करवा देगा और तुम्हारे होने वाले राजकुमार को कहेगा कि हम लोग यहाँ से चले गए थे। तभी रात को जब सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे तो राजा कहता है कि मैं किसी को भी अपने खिलाफ अफवाहें नहीं उड़ाने दे सकता और अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसकी सजा पहले से ही तय है। अब सब लोग मौके की नजाकत को समझ जाते हैं और चुप हो जाते हैं। लेकिन पेरला कहती है कि जब आप लोगों की पश्चातापियों के साथ जंग हुई तो आपका कोई भी सैनिक घायल क्यों नहीं हुआ। फिर कप्तान बात संभालते हुए कहता है कि कई बार घायल सैनिकों को वापस ला पाना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए उनको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन तभी राजा का ही एक खास आदमी बोल उठता है कि उस दिन पश्चातापी आए ही नहीं थे, लेकिन राजा को लगा कि पश्चातापी आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने महल के दरवाजे बंद करवा दिए। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब महल के बाहर ही रह गए। फिर अपनी कायरता छुपाने के लिए इन्होंने उन सब लोगों को इकट्ठा करवाया और मौत के घाट उतरवा दिया। हम लोगों ने खुद अपनी तलवारों से उनकी जान ली थी और ये बात हमें पल पल खाए जा रही है। और जिन लोगों ने उनको मारने से इनकार किया था उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। अब नैरो समझ जाता है कि मामला बिगड़ चुका है, इसलिए वो टेबल से कांटा उठाकर अपने साथ बैठे आदमी को मार डालता है। अब उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। सब लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी राजा हॉर्टेंस को पकड़ लेता है और कहता है कि अपने अपने हथियार फेंक दो। फिर नैरो होरास को कहता है कि मेरी बेटी को नीचे ले जाओ, इसको मैं संभालता हूँ। दूसरी तरफ 3 सिपाही स्ट्रेंजर को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर तो उन तीनों को ही मारकर वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि राजा हॉर्टेंस को पकड़कर अपनी खुफिया टनल के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन नैरो और कप्तान उसके पीछे पीछे ही जाने लगते हैं। तभी अचानक से दबे पांव वहां पर ओफिली आ जाती है और एक कैंची से राजा को मार डालती है। फिर राजा भी मरते मरते उसको मार डालता है और वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं। दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर होरास के सामने आ जाता है। फिर होरास पेरला को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, तुम्हें बस थोड़ा सा ही दर्द होगा। फिर जैसे ही वो स्ट्रेंजर पेरला को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, वहां पर वो डायन आ जाती है और स्ट्रेंजर को मार गिराती है। लेकिन तभी वो स्ट्रेंजर फिर से उठ खड़ा होता है, इसलिए डायन पेरला को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर डायन और स्ट्रेंजर दोनों में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी पेरला वहां से भागकर बाहर जाने लगती है और वहां पर उसको नैरो मिल जाता है। फिर नैरो, पेरला, हॉर्टेंस और कप्तान चारों ही वहां से भाग जाते हैं और काफी दूर जाकर एक कमरे के अंदर छुप जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वहां पर होरास भी आ जाता है। फिर पेरला नैरो को बता देती है कि ये आदमी मुझे मारने वाला था। नैरो पूछता है यहाँ चल क्या रहा है। फिर होरास बताता है कि जिसको सब लोग लुटेरा मान रहे हैं उसको सेंट होली सी ने भेजा था पेरला को मारने के लिए। अगर दुनिया को अंधकार से बचाना है तो इसको मारना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी बेटी शैतान की आखिरी वंशज है। लेकिन वो डायन इसको बचाना चाहती है ताकि वो अनुष्ठान करके इसके शरीर में शैतान को बुला सके। अब ये फालतू की बकवास सुनकर नैरो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कप्तान उसको रोक देता है। फिर नैरो उसको कहता है कि मैंने तुम पर विश्वास किया, मैंने सोचा तुम मेरी बेटी को बचाने के लिए ले जा रहे हो, लेकिन तुम तो इसको मरवाने के लिए लेकर जा रहे थे। फिर नैरो अपनी बेटी को कहता है आओ चलें, लेकिन कप्तान उसको तलवार दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे बिना रोशेमोट बेनकाब नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी राजकुमारी उसके सिर पर पत्थर मारकर बेहोश कर देती है और नैरो को कहती है चलो चलते हैं। दूसरी तरफ सेग्योर में भी सबको पता चल जाता है कि कोई उस मुर्दे की गर्दन काट कर ले गया। फिर धर्म अध्यक्ष कहता है कि मुझे ये बात सेंट होली सी को बतानी होगी कि शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया है।
दूसरी तरफ पेरला नैरो से पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। फिर नैरो जवाब देता है कि सेग्योर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर। दोस्तों, अभी नैरो की मुसीबतें खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसने जो गले में हार पहना हुआ है वह धीरे धीरे इसको मौत की तरफ लेकर जा रहा है। अब आगे चलकर एक समय ऐसा आता है जब इसकी बेटी ही इसको अपना दुश्मन समझने लगती है और इसको सूली से लटकता हुआ देखकर भी बचाने नहीं आती, बल्कि वहां से चली जाती है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट 4 एपिसोड मैं 1 या 2 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा, इसलिए आपको बस इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि जैसे ही मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए।